जय हिंद दोस्तों। सॉरी, लास्ट वीडियो मुझे अचानक से बंद करना पड़ा। बैटरी एक्चुअली ही ड्रेन हो गई थी बिल्कुल। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वी विल बी कंटिन्यूइंग विद दिस। हु हैज़ एडवोकेटेड प्रैक्टिकल वेदांता? तो प्रैक्टिकल वेदांता किसने एडवोकेट किया था? विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो हम विवेकानंद जी के बारे में देख रहे थे कि इन्होंने अद्वैत वेदांत की फिलॉसफी को इनक्रेज किया था एंड पीपल्स डेली लाइफ, उसको सोसाइटी के साथ लिंक दिया। देन ही प्रीच्ड स्पिरिचुअल स्टेज, तो उन्होंने स्पिरिचुअल स्टेज को ह्यूमनिस्टिक स्टेज के साथ ही समझाया लोगों को। उन्होंने बोला कि ईविल प्रैक्टिसेस नहीं करनी चाहिए बाय द इंडियन प्रीस्ट क्लास जो करती है, प्रिंस क्लास या ट्रेड क्लास, एंड सेंसिटिवली रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉवर्टी और अनटचेबिलिटी की तरफ, बिकॉज वो बहुत सेंसिटिव मैटर होते हैं। जो उस ग्रुप में आता है वो बहुत सेंसिटिव लोग हैं, आपको हज़ार बार सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, ही अप्लाइड द फिलोसफी ऑफ अद्वैत वेदांत टू बिल्ड ह्यूमैनिटी एंड स्पिरिचुअलिटी। The British Empire is rotten to the core, corrupt in every direction, and tyrannical and mean. The statement was made by, ये स्टेटमेंट दिया था सिस्टर निवेदिता ने इन अ लेटर टू मिस मैकलियोड। इनका ओरिजिनल नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल था। ये एक आयरिश सोशल वर्कर थी, राइटर और टीचर रही, और ये स्वामी विवेकानंद की डिसाइपल थी, सिस्टर निवेदिता। Who among the following leaders said, I am an Indian Tom Tom, whose work is waking up all the sleepers so that they may wake and work for their motherland? ठीक है, किसने बोला था दैट आई एम इंडियन टॉम टॉम हुज वर्क इज़ वेकिंग अप ऑल द स्लीपर्स? जो जितने भी सो रहे हैं सबको जगाना मेरा काम है, जिससे कि सो दैट दे मे अवेक एंड वर्क फॉर द मदरलैंड, तो अपने ये मातृभूमि के लिए काम करें। तो ये बोला था एनी बीसेंट ने। ठीक है, कैन यू शो मी वन फ्री कंट्री वेयर देर आर सेपरेट इलेक्टोरेट्स? द ब्रिटिश एलिमेंट इज़ गॉन बट दे हैव लेफ्ट मिसचीफ बिहाइंड। Who among the following said the above mentioned statement in the Constituent Assembly debates? ये बोला था सरदार वल्लभ भाई पटेल में। क्योंकि हमने देखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे ब्रिटिशर्स, उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा फूट पड़ी थी, बहुत ज़्यादा क्या बोलते बंटवारा हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने आफ्टर दिस यू नो फ्रीडम, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिबेट्स चल रही थी, तो उन्होंने बोला था कि क्या आपने कोई भी ऐसी कंट्री देखी है जहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स है? तो ब्रिटिश तो चले गए बट उन्होंने ये मिस्चीफ पीछे छोड़ दिया है। इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी वॉज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। किसने बोला था ये? इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के मिडिल की बात करें, मतलब 1850 के आसपास की बात हो रही है कि इट वॉज इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज आप समझते हैं, एम्ब्रियो, जब एक बच्चा पैदा होने वाला हो तो पहले एम्ब्रियो स्टेज होती है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, विच हिस्टोरियंस आर रिलेटेड टू दिस फैक्ट। तो ये बोला था आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन ने। द फाउंडर ऑफ बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन इंडिया वॉज, तो इसके फाउंडर थे बेडन पवेल। ठीक है, बॉय स्काउट्स और सिविल गाइड्स मूवमेंट के फाउंडर रहे हैं बेडन पवेल। जुलाई 25, 1907 को रॉबर्ट बेडन और पवेल ने एक डाइवर्स ग्रुप बनाया 21 एडोलेसेंट्स का टू ब्राउन सी आइलैंड इन डॉटरशायर, वेयर दे सेट अप अ कैंप फॉर फोर्टनाइट। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड द स्टार्टिंग ऑफ बॉय स्काउट्स एंड सिविल गाइड्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड किंगडम। तो कहाँ शुरू हुआ? यूके में शुरू हुआ। जस्ट आफ्टर दैट ऑन January 24, 1908, Boy Scout movement began in all over the world with the publication of first installment of Robert Baden-Powell's Scouting for Boys. Thus, Baden-Powell is considered as the founder of Boy Scouts and Civil Guides movement in India also. इंडिया में स्काउटिंग इंट्रोड्यूस होता है 1909 में, 1907 में पहली बार किया, फिर ऑफिशियली 1908 में ये होता है, और 1909 में इंडिया में होता है, एंड गाइडिंग इन 1911। मतलब बॉय स्काउट्स जो थे इंडिया में, ये शुरू होते हैं 1909 में, और सिविल गाइड्स जो हैं ये होंगे 1911 में। ठीक है, तो ये 1909 और 1911 2 साल के अंतर पे ही होते हैं।
In the context of Indian history, Rakhmabai case of 1884 revolved around. Rakhmabai case of 1884 revolved around age of consent and restitution of conjugal rights. Women right to gain education के लिए नहीं था ये. रखमाबाई जो थी वो she was the one of the first practicing women doctor in colonial India. She was also involved with a landmark legal case involving her marriage as a child bride between 1884 and 1888. इस केस की वजह से इनैक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया था. ठीक है. हु लेड द बनारस रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. बनारस रिबेलियन किसने शुरू किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? तो ये किया था राजा चेत सिंह ने. राजा चेत सिंह जो थे वो राजा थे कहाँ के? बनारस रिबेलियन किया तो बनारस के ही थे. ठीक, बनारस के राजा थे ये. और अगस्त में ड्यूरिंग अगस्त टू नवंबर 1781 ही लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कंपनी इन बनारस रीजन. इन्होंने कैप्चर किया वॉरेन हेस्टिंग्स को बट डिसाइडेड नॉट टू किल हिम. बट उनको मारने का नहीं डिसाइड किया. इवेंचुअली हिज रिबेलियन वॉज क्रश्ड. बाद में इनका रिबेलियन क्रश कर दिया गया हेस्टिंग्स के द्वारा जब वो अपने इनके कैप्चर से भाग गया तब. ठीक है, तो गलती हुई और इन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को पकड़ भी लिया था. तो लेकिन उसके बाद इन्होंने उसको मारा नहीं. सोचा कि नहीं मारेंगे नहीं, किसी और तरीके से ये रिबेल करना चाहते थे. बट वो भाग गया और बाद में उसने ही इनका रिबेल जो है वो क्रश कर दिया. ठीक. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट. रोलट एक्ट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर. नॉट करेक्ट बताना है हमको. ठीक है, तो रोलट एक्ट जो था इट अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन एंड लेड टू जलियांवाला बाग मैसेकर. सही है, ये पढ़ चुके हैं हम. सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, ये भी हमने पढ़ा है. भगत सिंह वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन. एक्चुअली हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन होना चाहिए, HSRA. ये भी सही है, HRA के नहीं थे, HSRA के थे. In 1931, Congress session at Karachi opposed Gandhi-Irwin Pact. ठीक है. तो ये गलत है. कांग्रेस सेशन जो कराची में उसने गांधी इरविन पैक्ट को अपोज किया, ये गलत है. इसने अप्रूव किया था गांधी इरविन पैक्ट को. तो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं दे पाई. मेन रीज़न था एब्सेंस ऑफ कांग्रेस फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस. गवर्नमेंट स्टार्टेड टू कन्विंस द कांग्रेस टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस in 1931. Therefore, government released all Congress leaders from prison on January 25, 1931. Finally, Gandhi ji convinced हुए to negotiate with the Viceroy Lord Irwin. So, Gandhi ji and Lord Irwin met on February 19th, 1931, and after discussion of 15 days, they signed an agreement. तो इनका एग्रीमेंट साइन होता है, ये डेट हमने बहुत बार पढ़ी लास्ट चैप्टर्स में, 5 मार्च 1931 को, जिसको गांधी इरविन पैक्ट बोला गया. 1931 में कांग्रेस कराची में मिलता है. कांग्रेस की मीटिंग होती है कराची में और जिसमें कि गांधी इरविन पैक्ट को अप्रूवल दिया जाता है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जवाहरलाल नेहरू. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1947. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी इन 1947. नहीं, ये नहीं थे प्रेसिडेंट. ठीक है, कृपलानी जी थे, JB कृपलानी. ही प्रिसाइडेड ओवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो पहले सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था. ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस. ही फॉर्म द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस इन नहीं, ही वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस. ठीक है, तो तीनों ही गलत हैं. देखिए, जीवत राम भगवंत दास, JB का फुल फॉर्म है जीवत राम भगवंत दास कृपलानी जी. ये प्रेसिडेंट थे कांग्रेस पार्टी के 1947 में. पहली मीटिंग जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की होती है वो 9 दिसंबर को होती है, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी इंटरिम प्रेसिडेंट बनते हैं. फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद जी परमानेंट प्रेसिडेंट इसके चुने जाते हैं. नेहरू जी वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री इन द यूनाइटेड प्रोविंस बिफोर इंडियाज इंडिपेंडेंस. The statement, I am a socialist and a republican and am no believer kings and princes, is associated with. ये थे जवाहरलाल नेहरू. Who among the following had been described as the high priest of communism in India? High priest of communism की
बात करें तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, रशिया होकर आए थे. Nehru's ideas contained analysis and interpretation of socialism, including Marxism. Interesting role in this connection was played by publicity department of the United Province, which depicted Nehru as a communist. ठीक है, तो ये कैसे हुआ? दिस वॉज डन थ्रू अ पैम्फलेट एंटाइटल्ड कम्युनिस्टिक लाइक्स एंड डिसलाइक्स. इसमें नेहरू जो थे उनको डिस्क्राइब किया गया था एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ कम्युनिज्म इन इंडिया, बट इट वॉज अ प्रोपेगेंडा अगेंस्ट Nehru. In fact, government wanted to confuse the public about Nehru's socialist views, but the high ups in the authority advised to stop such attempts and not to identify him with communists. देखिए, socialist थे, यूएसएसआर से होकर आए, सोशलिस्ट रिपब्लिक से होकर आए, तो सोशलिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स उनके पास ज़्यादा थे. ऑल्दो उनको बदनाम करने के लिए इस तरीके की चीज़ें भी की गई थी कि वो कम्युनिस्ट हैं या कम्युनलिज्म की तरफ टिल्टेड हैं. हु वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बायोग्राफर ऑफ जवाहरलाल नेहरू? तो ये थे फ्रैंक मॉरिस. हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डायरकी? फादर ऑफ डायरकी बोले जाते हैं लियोनल कर्टिस. लियोनल कर्टिस को फादर ऑफ डायरकी बोलते हैं. इनके जो आइडियाज़ थे कंसर्निंग डायरकी वर इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. डायरकी मतलब रूल ऑफ टू. द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स एंड पॉपुलर मिनिस्टर्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन विच सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इन टू लिस्ट, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड. तो सर लियोनल कर्टिस. Of the four forms of political protest mentioned below, which one is derived from the name of the person who used it as a political weapon for the first time? Boycott. तो boycott जो आज हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को boycott कर दो, boycott was not a word actually, ये surname था. ये boycott is derived from the name Captain Charles Boycott. ये एक आयरिश लैंड एजेंट थे. ये पहले इंसान थे who used this as a political weapon. कब किया था? 1880 में. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन 1875. सही है. किसने किया था? दयानंद सरस्वती. अल हिलाल वॉज पब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद. ये भी सही है. लाला लाजपत राय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द पेपर द पीपल. लाला लाजपत राय वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द पेपर द पीपल. The people, I don't remember it. Let's see. The famous Presidency College, former Hindu College of Calcutta, was established by Raja Ram Mohan Roy. ये सही है. तो इसमें से जो सही होंगे ऑप्शन के हिसाब से देखें तो 1 to 4 देख लेते हैं. ये थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है क्या है? द आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875. अल हिलाल एक उर्दू वीकली न्यूज़पेपर था, पब्लिश्ड बाय मौलाना अबुल कलाम इन 1912. फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज जो हिंदू कॉलेज था, इट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1817. देखिए थर्ड वाले के बारे में इन्होंने भी कुछ नहीं लिखा. नॉट करेक्ट है, मतलब कि ये एसोसिएटेड रहे होंगे विद दिस पेपर द पीपल. ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स विच stands third in chronological order? चंपारण थर्ड पूछ रहे हैं. चंपारण होता है, देन नॉन कॉपरेशन, क्विट इंडिया, डांडी मार्च. ठीक है, तो थर्ड पूछ रहे हैं. तो पहला, दूसरा, तीसरा. थर्ड इज डांडी. ओके, ये लिखा ही था यहाँ पर. नेक्स्ट, चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स. लखनऊ पैक्ट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको बताना है इनका. लखनऊ पैक्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, जलियांवाला बाग मैसेकर, डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक. देखिए ट्राई करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है ये, कितना याद है हमको. लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 में. स्वराज पार्टी बनती 1923 में. जलियांवाला बाग मैसेकर होता है 1919 में. बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु होती है 1920 में, आई गेस. यस, 1920 में. तो आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है. 1 3 4 2. 1 3 4 2. 1 1 3 4 2.
सी इज द आंसर. Consider the following events and arrange these in chronological order. Assassination of Curzon Wiley, then execution of खुदीराम बोस, ये तो हुआ था 1908 में. Starting of केसरी न्यूज़पेपर बाय बाल गंगाधर तिलक, ये पुराना है. Starting of अल हिलाल बाय अबुल कलाम. लेट्स सी द टाइमिंग. देखिए स्टार्टिंग ऑफ केसरी ये हुआ है 1881 में, 4 जनवरी 1881. अल हिलाल 1912. वाइली का असैसिनेशन हुआ 1909 में, और खुदीराम बोस का एग्जीक्यूशन होता है 1908 में. विच लेडी कॉन्ट्रीब्यूटेड द लार्जेस्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1947. 1947 के बाद किसने सबसे ज़्यादा, इनमें से किसने सबसे ज़्यादा किया, तो ये थी अरुणा आसफ अली. कमला रानी सिंह, तारकेश्वरी, राबड़ी देवी. तो अरुणा आसफ अली एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट रही हैं और एक फ्रीडम फाइटर थी. शी प्रैक्टिस्ड इन द क्विट इंडिया, शी पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम अंडरग्राउंड. इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ये एसोसिएट हो जाती है विद द सोशल, विद द लेफ्ट सोशलिस्ट ग्रुप विच मर्ज्ड विद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इन 1955. ये एक लीडिंग मेंबर रही हैं इंडो सोवियत कल्चरल सोसाइटी की, ऑल इंडिया पीस काउंसिल और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वीमेन की. ओवरऑल इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर 1947 में. नेक्स्ट इज, इट विल बी अ ब्लंडर इफ वी लीव पीपल ऑफ बिहार एंड द गवर्नमेंट अनसेफ बिफोर द वायलेंस एंड अनसिविलाइज्ड अटैक्स ऑफ लीग लीडर्स. इन द ईयर 1946 हु टोल्ड दिस, ये बोला था सरदार पटेल जी ने. हु रेज द डिमांड ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921. तो 1921 में पूर्ण स्वराज की डिमांड, जो एजेंडा बनता है कांग्रेस का, वो 1929 में बनेगा. उससे पहले हसरत मोहानी जी ने इस बारे में बात की थी 1921 में, 1921 में. So he was one of the greatest leaders in India. Maulana Hasrat Mohani fought against the British government for freedom. He raised the demand for complete independence for the first time in 1921. Then who has hailed Muhammad Ali Jinnah most responsible for the partition of India? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने बोला था. He hailed Muhammad Ali Jinnah most responsible for the partition of India. Curzon was the Governor General and Viceroy of India from 1899 to 1905. अच्छा ओके, बाकी लोगों के बारे में बता रहे हैं. देन लॉर्ड लिनलिथ को रहे हैं 1936 से 1943 तक. लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड एडवर्ड फ्रेडरिक. लॉर्ड इरविन, एडवर्ड फ्रेडरिक वुड इरविन. अच्छा ओके, इरविन का पूरा नाम था एडवर्ड फ्रेडरिक वुड इरविन. ये रहे हैं 1926 से 1931, 1931 तक. Who among the following presided over the all-party Muslim conference held in Delhi on 31st December 1928? तो ये थे आगा खान जी. ठीक है. He presided over the all-parties Muslim conference जो कि दिल्ली में हुआ था 31st December 1928 को. आगा खान को is also known as Maulana Sultan Muhammad Shah. He presided over the All India All Parties Muslim Conference in Delhi on December 31st, 1928. All India Muslim Conference was set up under the leadership of Aga Khan and demanded separate electorates for Muslims. Next, Banaras session of August. The Banaras session of August 1923 of the Hindu Mahasabha was presided over by. तो हिंदू महासभा का जो बनारस सेशन था 1923 का, उसको प्रिसाइड किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने. विच वॉज अटेंडेड बाई 1500 डेलीगेट्स इंक्लूडिंग हिंदू, जैन, सिख एंड पारसी. आइडेंटिफाई द ईयर्स दोज आर क्लोजेस्ट टू द फाउंडिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड आरएसएस रिस्पेक्टिवली. क्लोजेस्ट की बात कर रहे हैं. ठीक है. देखिए आरएसएस बनी थी 1923 25 में आई गेस जी. तो बी इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज आरएसएस भी सितंबर 27, 1925 को बनी केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा. और ऑन द अदर हैंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड ऑन
December 25th 1925 in कानपुर. अटल बिहारी वाजपेयी पहले स्वयंसेवक थे जो प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, मतलब पहले आरएसएस के इंसान थे जो प्राइम मिनिस्टर बनते इंडिया के. रियल नेम ऑफ फ्रंटियर गांधी इज़, तो ये था अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान. ये पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे, स्पिरिचुअल लीडर रहे. इनका निकनेम था फ्रंटियर गांधी ड्यू टू हिज पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड क्लोज एसोसिएशन विद द इंडियन लीडर महात्मा गांधी. He was a lifelong pacifist who advocated non-violent opposition and founded the Khodai Khidmatgar to protest against the British-controlled army using peaceful protest and political activism. इनको भारत रत्न मिलता है 1987 में. Who among the following is popularly known as Frontier Gandhi? फ्रंटियर गांधी बोला जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को, या सीमांत गांधी भी बोलते थे. वॉट वॉज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान? तो इन्होंने शुरू किया था लाल कुर्ती या रेड शर्ट मूवमेंट. इन्होंने एक वॉलंटियर ब्रिगेड बनाई थी, खुदाई खिदमतगार नाम दिया था. पॉपुलरली इसको रेड शर्ट्स बोलते थे बिकॉज वो रेड कलर की एक कुर्ता या शर्ट पहनते थे. वो प्लेज टू द फ्रीडम स्ट्रगल एंड नॉन वायलेंस ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. हु ऑफ द फॉलोइंग अटैक्ड ऑन बी आर अम्बेडकर बाय सेइंग अम्बेडकर हैज़ had his leadership thrust upon him by a benign British government because his services were necessary to embarrass the nationalist leaders. ये बोला था B.S. मूंजे जी ने. तो B.S. मूंजे जी एक हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे. इन्होंने स्टेटमेंट दिया था 1932 में बिकॉज अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी दलित्स के लिए. द नेटिव स्टेट ऑफ त्रिपुरा बिकेम इन्वॉल्व इन द फ्रीडम स्ट्रगल अर्ली इन 20th सेंचुरी बिकॉज, तो त्रिपुरा जो था वो इन्वॉल्व हुआ था फ्रीडम मूवमेंट में इनिशियली 20th सेंचुरी में. बिकॉज क्यों हुआ था? क्योंकि जो बंगाल रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने शेल्टर लिया त्रिपुरा में. ठीक है, बंगाल रिवॉल्यूशनरीज ने शेल्टर लिया त्रिपुरा में, तो इस वजह से ये जो त्रिपुरा था वो भी नेशनलिस्ट मूवमेंट का पार्ट बना. नेक्स्ट, जगत नारायण किंग ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन्वॉल्व एडुकेटेड बंगालीज इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन. फिर जो प्रेशर आया ब्रिटिशर्स से इन द अर्ली 20th सेंचुरी, सम ऑफ द बंगाल रिवॉल्यूशनरीज उन्होंने शेल्टर लिया त्रिपुरा में, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक्सपेंशन हो गया त्रिपुरा के अंदर भी. राजेंद्र प्रसाद बिलोंग टू, तो ये थे बिहार से. ठीक है, सिवान डिस्ट्रिक्ट, जीरादेई विलेज, सिवान डिस्ट्रिक्ट से थे. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के भी प्रेसिडेंट रहे थे, हु हैड ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. Name the revolutionary women who participated in the peasant movement of Bijolia and was arrested. उसके बाद उन्होंने 1930 के सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था, 1942 के सिविल डिसोबीडियंस में भी किया और फिर उनको जेल भी हुई. तो ये कौन थी? ये थी रमा देवी चौधरी, जिनको माँ या माता भी बोलते थे बाय द पीपल ऑफ ओडिशा. शी वॉज अ सेलिब्रेटेड फ्रीडम फाइटर एंड अ सोशल रिफॉर्मर. 3 दिसंबर 1899 को कटक में उनका जन्म होता है. वो गांधी जी और कस्तूरबा से मिलती हैं 1921 में एंड दिस चेंज्ड हर लाइफ. इन्होंने पार्टिसिपेट किया 1930 के सत्याग्रह में, 1932 के सिविल डिसोबीडियंस, और फिर उनको अरेस्ट किया गया एक से ज़्यादा बार. द ग्रेट पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर इमर्ज्ड एज अ ग्रेट पेंटर व्हेन ही वॉज, तो ये कितने साल के थे जब वो पेंटर के तौर पे इमर्ज, मतलब पोइट थे बट बाद में पेंटर भी बने. तो ये उस समय इनकी उम्र क्या थी? उस समय इनकी उम्र थी 70 साल. तो देखिए कोई भी काम करने का उम्र नहीं होती. 70 साल में वो एक पेंटर के तौर पे क्लेम होते हैं. और आप अगर उनकी नई पेंटिंग्स आपने नहीं देखी हैं और आप बाकी जगह का मुझे नहीं पता है, ऑब्वियसली बंगाल में होंगी, और दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में जो म्यूज़ियम्स बने हुए हैं, म्यूज़ियम ऑफ फाइन आर्ट, म्यूज़ियम ऑफ ये गैलरी म्यूज़ियम्स जो हैं, वहाँ इनकी जो पेंटिंग्स हैं पोर्ट्रेट है. तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि देखिए जाके कि 70 साल की उम्र में अगर ये पेंटर बन के ये पेंटिंग्स बना सकते हैं तो फिर मतलब ये शो करता है कि किसी भी काम का कोई उम्र नहीं होती है. ठीक है, सो ये रहा. फिर है ग्रेट पोइट रविन्द्रनाथ टैगोर इमर्ज्ड एज अ ग्रेट पेंटर एट द एज ऑफ 70 years. टैगोर वॉज द फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट जिनकी who exhibited his work in 1930 across Europe, Russia and United States of America. ठीक है, तो देखिए वहाँ पे उनकी मतलब ही शोड हिज वर्क ऑल्सो, मतलब इनका जो एग्जिबिशंस लगी हैं. जगत नारायण लाल वॉज सेंट टू, जगत नारायण लाल को हज़ारीबाग जेल भेजा गया था. ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल आफ्टर द रिलीज ऑफ जगत नारायण लाल ऑन जुलाई 13, 1929, राजेंद्र प्रसाद addressed a meeting in गुलाबग, पटना on July 14.
ठीक है, तो जगत नारायण लाल को हजारीबाग जेल भेजा गया। द समाधिज ऑफ कस्तूरबा एंड महादेव देसाई आर सिचुएटेड इन द प्रेमाइसेस ऑफ, तो इनकी समाधिज हैं आगा खान पैलेस पूना में, आगा खान पैलेस पूना, महादेव देसाई और कस्तूरबा। द टूम ऑफ कस्तूरबा इज सिचुएटेड इन आगा खान पैलेस पुणे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस? ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस लिखी है पट्टाभी सीतारमैया ने। पट्टाभी सीतारमैया एक नेशनलिस्ट रहे हैं और एक इम्पॉर्टेंट लीडर भी रहे फ्रीडम स्ट्रगल के। ही वॉज द ऑथर ऑफ द ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस एंड गांधी एंड गांधीज़म। वो ही इज़ फेमस फॉर हिज डिफीट बाय सुभाष चंद्र बोस इन कांग्रेस सेशन ऑफ त्रिपुरी। ही लॉस्ट द कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विच वॉज टर्म्ड बाय महात्मा गांधी एज हिज डिफीट। During the colonial period in India, what was the purpose of Whitley Commission? Whitley Commission का क्या पर्पज़ था? तो इनका पर्पज़ ये था टू रिपोर्ट ऑन एग्जिस्टिंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड टू मेक रिकमेंडेशन। ठीक है, जो भी एग्जिस्टिंग कंडीशन थी लेबर की वो देना और रिकमेंड करना कि कैसे इम्प्रूव की जा सकती है। रॉयल कमीशन, जिसको हम विटली कमीशन भी बोलते हैं, it was asked to report and make recommendation on the existing condition of labor in industrial undertakings and plantation in British India, on the health, efficiency and standard of living of the workers, and on relation between the employers and the employee. Match list 1 with list 2. List 1 बोल रहा है commission chairman. Okay. So let's see. Railway commission, famine commission, irrigation commission, police reform commission. ठीक है, रेलवे कमीशन के थे, हम इसका आंसर ही देख लेते हैं। रेलवे कमीशन 1901 में थे थॉमस रॉबर्टसन। फेमीन कमीशन 1899 एंथनी मैकडोनल्ड। इरिगेशन कमीशन कोलिन स्कॉट मॉन्श्रिफ। पुलिस रिफॉर्म कमीशन एंड्रयू फ्रेजर। ठीक है, पुलिस रिफॉर्म कमीशन एंड्रयू फ्रेजर। वॉट वॉज कॉमन रिलेशनशिप बिटवीन कैथरीन मेयो, एल्डोस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज, विलियम डिग्बी? इन सब में कॉमन क्या था? तो इनमें कॉमन क्या था? दे रोट कमेंट्रीज ऑन द कंडीशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश रूल के टाइम पे इंडिया के बारे में इन्होंने कमेंट्रीज लिखी थी। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज एंड विलियम डिग्बी। कैथरीन मेयो एक अमेरिकन रिसर्चर हिस्टोरियन रही हैं, नोन फॉर अ पॉलेमिक बुक मदर इंडिया, 1927 में ये आई थी। Aldous Huxley was an English writer and philosopher. Charles Freer Andrews, he was a social reformer in India. He was also one of the best friends of Mahatma Gandhi. William Digby was a British author and journalist. Common relationship between all of them is that they wrote commentaries on the condition of India during the British rule. The year of Bengal famine in which millions of people died is, तो ये था 1943 में। 1943 में ग्रेट बंगाल फेमीन आया था। इट वॉज अ लार्ज फेमीन इन बंगाल, अ स्टेट इन ब्रिटिश रूल्ड इंडिया, क्लेमिंग द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 3.5 million people. 3.5 million people. To establish the global peace and cooperation among the peoples, which of the following concept introduced by Nehru ji? नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, तो ग्लोबल पीस और कॉपरेशन के लिए नॉन अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर नेहरू प्लेड अ क्रूशियल रोल in setting the national agenda. He introduced the concept of non-alignment to establish peace and cooperation among people. Three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, promote rapid economic development. Nehru wished to achieve these objectives through the strategy of non-alignment. और ये जो नॉन अलाइनमेंट की जो रूट्स हैं मूवमेंट की, इट गोज़ बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और इजिप्ट के लीडर गमल अब्दुल नसर। इन्होंने एक मीटिंग रखी 1956 में। इंडोनेशिया सुकार्नो एंड घानाज क्वामे नक्रुमा, इन्होंने भी सपोर्ट किया और इन पांचों लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम रखा एक मूवमेंट स्टार्ट किया, इसका नाम रखा नॉन अलाइन मूवमेंट। पहला नॉन अलाइन समिट जो हुआ था, इट वाज हेल्ड इन बेलग्रेड इन 1961। विच पार्ट ऑफ इंडिया रिमेन्ड अंडर पोर्टुगीज कंट्रोल आफ्टर 15 अगस्त 1947? तो ये था 15 अगस्त 1947 के बाद भी गोवा आज़ाद नहीं था, वो अभी किसके अंदर था? पुर्तगालियों के।
1955 में अमेरिका ने सपोर्ट किया था क्लेम ऑफ पोर्टुगीज़ गवर्नमेंट ओवर गोवा, सपोर्ट कर रही है। आफ्टर 14 ईयर्स ऑपरेशन विजय कंडक्ट होता है इंडियन फोर्सेस के द्वारा, और गोवा फ्री होता है 14 साल के बाद, मतलब इंडिया की फ्रीडम के 14 साल के बाद। द आर्म्ड एक्शन विच इन्वॉल्व द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स वॉज अ डिसाइसिव विक्ट्री फॉर इंडिया, एंडिंग मोर देन 450 ईयर्स ऑफ पोर्टुगीज़ रूल। देखिए, सबसे पहले भी पोर्टुगीज़ आए थे, सबसे बाद में भी पोर्टुगीज़ गए थे, ठीक है। तो 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय कंक्लूड होता है और गोवा आज़ाद होता है। अगेंस्ट विच colonial पावर फ्रीडम स्ट्रगल हैड टू बी कंटिन्यूड इन इंडिया इवन आफ्टर 15 अगस्त 1947। तो ये था पोर्टुगीज़ के खिलाफ ये चलता रहा, उसके बाद भी 1961 तक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू फॉर जवाहरलाल नेहरू? ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म, ये सही, हमने अभी देखा USSR होकर आया। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ब्रिटिश लिबरलिज्म, येस ही वॉज। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, येस। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन नेशनलिज्म, नहीं। नाजिज्म फासिज्म से इनका कोई क्या बोलते हैं, क्या टर्म रहेगा, इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, ओके। His famous books, articles and speeches showed his socialist views, ठीक है। Which of the following is not correctly matched? All India Women's Conference 1927 में हुआ था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन नागपुर में 1926 में बनाया गया MC राजा के द्वारा एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। फर्स्ट नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में होता है, और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1908 में। तो करेक्टली मैच्ड जो है ये आंसर कंक्लूड नहीं हो पा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डोमिनेंट कास्ट इन बिहार ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंट पीरियड? डोमिनेंट कास्ट प्री इंडिपेंडेंट पीरियड में कौन सी नहीं थी? राजपूत, भूमियार, कायस्थ या कुर्मी? तो कुर्मी जो थी वो डोमिनेंट कास्ट नहीं थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लॉर्ड माउंटबेटन वॉज द वाइसरॉय व्हेन शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। Indian Navy Revolt 1946 took place when the Indian sailors in Royal Indian Navy at Bombay and Karachi rose against the government. So answer is B2 only. लॉर्ड माउंटबेटन वाइसरॉय नहीं थे जब शिमला एग्रीमेंट कॉन्फ्रेंस हुआ, तो लॉर्ड वेवल जो थे वो थे जब शिमला कॉन्फ्रेंस होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो गलत हो जाता है। वन ऑफ द most spectacular episodes of the intense revolt against the British Raj was uprising of the sailors of British Indian Navy in 1946. February 18th को sailors और shipmen जो थे British Indian Navy battleship HMS तलवार के, who were at the time posted to Bombay Harbour, went to the strike. They were protesting against the bad food and adverse conditions. After the assurance of Sardar Patel on 25th February 1946, the rebels were ready to surrender. The statement 2 जो है वो correct है। Consider the following statements. Ishwar Chand Vidyasagar founded the Bethune School at Calcutta with the main aim of encouraging education for women. Bankim Chand Chattopadhyay was the first graduate of Calcutta University. Keshav Chandra Sen's campaign against sati led to the enactment of the law to ban sati by the then Governor General. देखिए कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, ना कि केशव चंद्र सेन। तो ये बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये गलत है। ईश्वर चंद विद्यासागर जी ने 35 और स्कूल भी खोले थे बंगाल में। फेमस बंगाली नोवलिस्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय पहले ग्रेजुएट थे कैलकाटा यूनिवर्सिटी से। कब हुए? 1858 में। ड्यू टू द कैंपेन ऑफ राजा राम मोहन रॉय सती सिस्टम जो है वो बैन हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल विच लेटर केम टू बी नोन एज बेथून फीमेल स्कूल? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। It was founded by John Eliot Drinkwater Bethune in 1849 in Kolkata. It was the first school for girls in Kolkata. 1850 में ईश्वर चंद विद्यासागर was appointed as the first secretary of the school. The first Indian to contest election to the British House of Commons was, तो ये थे दादा भाई नेहरू जी। So Vyomesh Chandra Banerjee was the first president of Indian National Congress. Lal Mohan Ghosh was the first Indian to contest the election of British Parliament in 1885 from deferred as Liberal candidate, but he was defeated
but he was defeated. दादा भाई नेहरूजी was the first who elected in 1892 as a liberal candidate. तो खड़े तो हुए थे लाल मोहन घोष, लेकिन वो हार गए थे. दादा भाई नेहरूजी जो थे वो पहले थे जो जीते थे and elect हुए थे 1892 में as liberal candidate of British Parliament. He was the first Indian to be elected as a member of British Parliament. Who was the first Indian selected as the member of British Parliament? So he was दादा भाई नेहरू जी. ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं इसके. इसमें 200 अराउंड क्वेश्चंस हैं. बाकी 100 क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे. इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींच रहे हैं, बीच में एक ब्रेक आया था, बट अब हम इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करेंगे टिल 100, और 101 से हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. तब तक आप रिवाइज़ करते रहिए, पढ़ते रहिए. देखिए मैं थोड़ा सा इसको फास्ट लेके जा रही हूँ बिकॉज अभी मिसलेनियस पोर्शन बचा है, हमने ऑलमोस्ट पढ़ चुका है, तो और वैसे भी हम क्विक रिवीजन ही दे रहे हैं, तो ये फास्ट रहेगा थोड़ा सा. बचे हुए 100 क्वेश्चंस भी हम फास्ट डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.